मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदित्य कश्यप मुंबई चमानुस लेकर आया है आपके लिए आड़ी टेढ़ी बातें। और आज दिन है 29 जून, सोमवार, यानी कि इस हफ्ते का पहला दिन। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ अपडेट, कुछ कहानियां। आज मैं आपको दो छोटे छोटे किस्से सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा, एक कविता सुनाऊंगा और उसके अलावा कुछ अपडेट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। और कल, क्योंकि हमारा 50वां एपिसोड पूरा हुआ था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड और ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आप अपनी राय भेज सकते हैं 9833880402 पर। और मैं अब आपको सुनाता हूं कुछ अपडेट्स। तो दोस्तों, अभी तक का अपडेट यह है कि 24 घंटे में 5,48,179 केसेस कोरोना वायरस पॉजिटिव के हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हो चुके हैं, जिसमें एक रिकॉर्ड हुआ है। पिछले 24 घंटे में 19,000 नए केसेस आए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा चिंता का गंभीर विषय है। इसे हमें सबको मिलकर सोचना चाहिए। 2,10,410 लोग एक्टिव हैं और 3,21,247 रिकवर कर चुके हैं, यानी कि रिकवरी परसेंटेज करीब 58% तक का है। अभी तक होने वाली डेथ जो कोरोना वायरस से हुई हैं वो 16,466 हैं, और 24 घंटे में होने वाली डेथ की संख्या है 363। तो ये तो अपडेट था कोरोना वायरस पॉजिटिव के लिए। अब मैं आपको कुछ और अपडेट देना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये अपडेट भी आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर गुलेरिया, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो कि एम्स के हेड हैं, और उन्होंने कहा है कि आने वाले 2-3 वीक दिल्ली और मुंबई के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये पीक टाइम होगा। तो यानी कि हमें करीब 15 जुलाई तक बहुत ध्यान रखना है दिल्ली और मुंबई वासियों को खास करके, क्योंकि पीक टाइम जितना हुआ है उसके अलावा भी अब केसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मुंबई से एक खबर अच्छी नहीं है। मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, अदानी ग्रुप जो है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनसे शिकायत है, या ना कि सिर्फ आम आदमी की बल्कि सेलिब्रिटीज़ की, कि मुंबई में बिजली के बिल 3 गुना आ रहे हैं। यानी कि अगर आपका बिल करीब 10,000 रुपये का आता था तो वो 30,000 रुपये का बिल आ रहा है। तो इससे सब लोग बहुत परेशान हैं और बहुत हैरान भी हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में आपको मैं एक बात और बता दूं कि आने वाले नए जो केसेस हुए हैं 24 घंटे में 5,493 हुए हैं, जबकि टोटल संख्या है 1,64,626, और डेथ हुई है 157। अगर आप दिल्ली और महाराष्ट्र, अगर दोनों का आप आंकलन करना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि करीब होने वाली जो टोटल कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हैं उसका आधा इन 2 स्टेट के अंदर है। तो ये 2 स्टेट बहुत ही, एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेड जोन में है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से गुजर रहा है। हमें बहुत ध्यान रखना है, और दिल्ली की पोजीशन तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। दोस्तों, दिल्ली में 83,000 केसेस हो चुके हैं और 2,800 नए केसेस आए हैं। मिस्टर अमित शाह, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली के लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। दोस्तों, एक दुख की खबर दिल्ली से ये आई है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना के लिए जो जूझते हुए डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। और स्पेशली जिस समय जब कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, और ना ये देख रहे हैं कि इसके उनके परिवार को भी फ़र्क पड़ सकता है। और ये घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर असीम गुप्ता, जो कि सीनियर डॉक्टर थे LNJP लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, जो हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कोरोना वायरस पॉजिटिव के ट्रीटमेंट के लिए। तो LNJP हॉस्पिटल में ये कार्यरत थे। डॉक्टर गुप्ता 2 हफ्ते से कोरोना वायरस पॉजिटिव से जूझ रहे थे। उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में, साकेत में जो मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पर एडमिट भी किया, वेंटिलेटर में थे, और वो नहीं बच पाए। तो दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है कि डॉक्टर्स भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ हमें बचाने के लिए। और दोस्तों, इसी से अफेक्टेड उनके परिवार में उनकी पत्नी भी हुई थी, लेकिन शी वॉज फॉर्चुनेट, शी इज़ ए डॉक्टर, वो इससे रिकवर होकर बाहर आ गई। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने डॉक्टर असीम गुप्ता को खो दिया है। हमारी श्रद्धांजलि उनके लिए है, और हम उनके परिवार को अपनी सांत्वना देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दे कि वो इस कोमा से रिकवर कर सके।
दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह दिल्ली में हालत हुई है और दिल्ली में करीब 1000 मेडिकल प्रोफेशनल जिसमें डॉक्टर्स हैं और मेडिकल प्रोफेशन के साथ में जुड़े हुए नर्सिस हैं और बाकी स्टाफ हैं, करीब 1000 मेडिकल प्रोफेशनल इससे सफ़र कर रहे हैं और अभी तक 3 डॉक्टर्स अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी बात कोरोना वायरस पॉजिटिव की अपडेट की, जो दिल्ली, मुंबई और पूरे भारतवर्ष में था। और आसाम में भी मैं बता दूं आपको कि आसाम में इतनी तेज़ी से कोरोना वायरस के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो आसाम ने पूरे कामरूप डिस्ट्रिक्ट में 14 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, जिसमें कि सरकारी ऑफिस भी बंद रहेंगे, उसके अलावा सारी शॉप और सारे कार्यालय बंद रहेंगे। तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट वार्निंग है वहाँ के रहने वालों को कि वे अपने घर पर रहें 14 दिन के लिए, यानी कि 2 हफ्ते के लिए। दोस्तों आज प्रधानमंत्री ने मन की बात यानी कि कल मन की बात में कहा था कि जो भी हमारे देश के ऊपर आंख उठाने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि उसको करारा जवाब दिया जाएगा। और चाइना से पूरे देश अब एकजुट हो चुका है। चाइना की जो चाइना ने प्रॉब्लम हमारे देश को क्रिएट की है, जिस तरह से उसका व्यवहार है, हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो यूपी के अंदर चाइनीज़ मीटर लगे हुए हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबई च मानुस लेकर आया है आपके लिए आड़ी टेढ़ी बातें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अब मैं आपको 2 छोटे छोटे किस्से सुनाना चाहता हूँ और ये प्रेरणादायक किस्से हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये किस्से भी पसंद जरूर आएंगे। एक ट्रेन में एक पिता और पुत्र सफर कर रहे थे। 24 वर्षीय पुत्र खिड़की से बाहर देख रहा था और अचानक ही वो चिल्लाया, पापा देखो, पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं। पिता कुछ नहीं बोला, बस सुनकर मुस्कुरा दिया। ये देखकर बगल में बैठे एक युवा दंपति को अजीब लगा और उस लड़के की बचकाने व्यवहार पर उसको दया भी आई। तब तक वो लड़का फिर से बोला, पापा देखो, बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं। युवा दंपति से अब रहा नहीं गया। युवा दंपति ने उसके पिता को बोला कि आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते। तो लड़के का पिता मुस्कुराकर बोला, हमने दिखाया था और हम अभी सीधे हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, और मेरा लड़का जन्म से अंधा था और आज वो ये दुनिया पहली बार देख रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी एक छोटा सा किस्सा जो एक पिता पुत्र और साथ में एक दंपति के बारे में, जिन्होंने इस बेटे के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया जाता है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि ये जन्म से ही अंधा था और पहली बार उसे दुनिया देखने का मौका मिला था। और दोस्तों अब मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ अपने दूसरे किस्से से पहले, और ये कविता हमारे फेमस लायरिस्ट गुलजार जी ने लिखी है और बहुत ही अच्छे इसके शब्द हैं, बहुत ही अच्छे इसके बोल हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये आज के माहौल में एकदम फिट होती है। तो कविता इस प्रकार से है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है उसे संभाल के रखो, जिंदगी एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्र गाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ दोस्तों, कितना अच्छे शब्दों में गुलजार जी ने समझा दिया है, ये मैसेज दे दिया है कि कोरोना वायरस का टाइम है, जब तक आपको ज़रूरत ना हो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अपने लिए ही नहीं अपने परिवार के लिए भी बहुत कीमती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दूसरा किस्सा, और दूसरा किस्सा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में एक कहानी सुना रहे थे जो इस तरह थी। एक बार समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई।
कप्तान ने शिप खाली करने का आदेश दिया, जहां पर एक युवा दंपत्ति भी था। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया कि नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह बची थी। इस मौके पर आदमी ने औरत को छोड़ दिया और नाव पर कूद गया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक वाक्य कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर स्टूडेंट से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर विद्यार्थी फौरन चिल्लाए, स्त्री ने कहा होगा, मैं तुमसे नफरत करती हूं, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उसके पास आकर पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? वो लड़का बोला, मुझे लगता है औरत ने कहा होगा, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले सुन रखी थी? लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी मां ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने दुख पूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। और उसके बाद प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया, स्त्री मर गई और पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी जीवन अपनी एकमात्र पुत्री के समुचित लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफर कर रहे थे तो उसकी मां एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन में कुछ ही दिन शेष बचे थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन को कोई मतलब नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ ही समुद्र में मर जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेला छोड़कर जाना पड़ा। जब प्रोफेसर ने पूरी कहानी खत्म कर दी तो पूरी क्लास में शांति थी। तो जी हाँ दोस्तों, ये था एक दूसरा वाकया, दूसरा किस्सा, और जिसमें एक प्रोफेसर ने बताया कि किस तरह एक पति पत्नी और किस तरह पत्नी ने अपना सेक्रीफाइस किया और पति को मालूम था कि उतनी पत्नी को बीमारी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने, क्योंकि बच्चा था और गर्भवती थी, उस बच्चे के लिए उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदित्य कश्यप, और मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। आपके सुझाव आप लिख सकते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था, 9833880402 पर आप मुझ तक कभी भी पहुंच सकते हैं। आपको कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, एक मैसेज डाल सकते हैं और या आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अब इस सभा को आगे बढ़ाता हूँ। इस संसार में कईयों सही और गलत बातें होती हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई जटिलाइयाँ होती हैं, यानी कि जटिलताएं होती हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं होता। इसलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति को एकदम सही आंकलन नहीं किया जा सकता। कलह होने पर जो पहले माफ़ी मांगे, जरूरी नहीं कि गलती उसकी होती है। कलह होने पर जो पहले माफ़ी मांगे, ज़रूरी नहीं उसी की गलती हो सकता है वो रिश्ते को बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। दोस्तों के साथ खाते पीते पार्टी करते समय जो दोस्त बिल पे करता है, ज़रूरी नहीं उसकी जेब नोटों से ठसाठस भरी हुई है। हो सकता है उसके लिए दोस्ती के सामने पैसों की अहमियत कम हो। जो लोग आपकी मदद करते हैं, ज़रूरी नहीं वो आपके एहसानों के बोझ तले दबे हैं। वो आपकी मदद करते हैं क्योंकि उनके दिलों में दयालुता और करुणा का निवास है। दोस्तों, आजकल जीवन कठिन इसलिए हो गया है क्योंकि हमने लोगों को समझना कम कर दिया है
और दूसरे तौर पर हमने उन्हें जज करना शुरू कर दिया है। थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी मानवता ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। जीवन में निर्णय लेने के लिए कई ऐसे पल आते हैं, सो अगली बार किसी पर भी अपनी पूर्वाग्रह का ठप्पा लगाने से पहले आप विचार अवश्य कर लें। दोस्तों, अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों की खरीदने की शक्ति रखता है। यानी कि अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीद सकता है। तो दोस्तों, भरोसा और उम्मीद ही वह शक्ति है जिससे आप अदृश्य को भी देख सकते हैं, अविश्वसनीय पर विश्वास कर सकते हैं और असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इनसे सीखने की जरूरत है आज के राजनीतिज्ञों को, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि भारत देश की जनता को समझ आए कि हमारे टैक्स से पैसा देश के विकास में लग रहा है, ना कि नेताओं की कमाई में लग रहा है। अजीब विडंबना है, भारत में राजनीतिक एक रोजगार है। कुछ समय पहले ही की बात है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतार्ते भारत आए थे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और भारतीय संसद को संबोधित करने के बाद वो भारतीय सांसदों से मिलने लगे। उन्होंने भारतीय सांसदों से पूछा कि आप क्या करते हैं, और ऐसा उन्होंने 2-3 बार पूछा कि आप क्या करते हैं। इससे भारत के जो भारतीय सांसद थे उनको समझ में नहीं आया कि फिलीपींस के महामहिम आखिर जानना क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न को बदलकर पूछा कि आपके आय के क्या साधन हैं। लगभग सभी सांसदों ने जवाब दिया कि राजनीति से ही हमारी आय होती है और सांसदों को मिलने वाले भत्ते, वेतन और पेंशन ही हमारी आय का जरिया है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम है। रोड्रिगो दुतार्ते, जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी संख्या वाले विकासशील लोकतांत्रिक व्यवस्था में सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति सिर्फ वेतन और भत्ते पर निर्भर हैं और ये पैसा जनता से टैक्स में वसूल किया जाता है। फिर उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर भारतीय सांसदों से कहा कि वे पेशे में किसान हैं और उनकी आय का प्रमुख जरिया खेती है। यानी कि वो अपने बारे में बता रहे थे कि पेशे से वो किसान हैं और उनकी आय का प्रमुख जरिया खेती है। उन्होंने ये भी बताया कि वो रोज सुबह 5 बजे खेत पर पहुंच जाते हैं और अपने खेत में काम निपटाने के बाद 9 बजे वापस आकर राष्ट्रपति वाले ऑफिस की तैयारी करते हैं और 10 बजे से देश के राष्ट्रपति वाले कर्तव्य को निभाते हैं। तो दोस्तों, इस खबर को हमारे भारतीय मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। ये सच मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भारत देश की जनता टैक्सेस दे देकर देशभक्ति दिखा रही है और नेता अपने वेतन, भत्ते, पेंशन और सब्सिडाइज्ड खाना खाकर उसी जनता को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। वाह रे, क्या देशभक्ति है! जनता को निचोड़कर देशभक्ति दिखाई जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, मुंबईचा मानूस, और लेकर आया है आपके लिए आड़ी टेढ़ी बातें। तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी और मुझे उम्मीद है कि इन सच्ची बातों से आप जरूर प्रेरित होंगे और आप हमेशा चाहेंगे कि मैं इसी तरह की बातें आपसे शेयर करता रहूं। क्षमा किसे कहते हैं? कुचलने के बाद भी फूलों की पंखुड़ियां द्वारा दी हुई सुगंध ही वास्तव में क्षमा है। बहुत मुश्किल है सभी लोगों को खुश रखना, चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। सादगी परम सौंदर्य है और क्षमा उत्कृष्ट बल है। विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और दोस्ती सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, मुंबई का मानूस, और लेकर आया है आपके लिए आड़ी टेढ़ी बातें। और अब मैं आपको अपनी सभा समाप्त करने से पहले सुनाना चाहूंगा एक कहानी, और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। ये मेरी सभा का, मेरे किस्सों का
एक आखिरी चरण होता है और इसका मतलब ये होता है कि अब मैं समाज समाप्त करना वाला हूँ या करना चाहता हूँ। तो दोस्ती, अब मैं आपको ये कहानी सुनाना चाहता हूँ और कहानी का शीर्षक है सरप्राइज टेस्ट। एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आते ही बोला, चलिए सरप्राइज टेस्ट की तैयारी हो जाइए। सभी स्टूडेंट्स घबरा गए। कुछ किताबों के पन्ने पलटने लगे तो कुछ सर के दिए नोट्स जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। यह सब कुछ काम नहीं आएगा, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए बोला। मैं क्वेश्चन पेपर आप सबके सामने रखना चाहता हूं और जब सारे पेपर बढ़ जाएं तब आप उसे पलटकर देख लीजिएगा। और धीरे धीरे सर ने पेपर सब बच्चों को बांट दिए। ठीक है, अब आप अपने पेपर को देख सकते हैं, प्रोफेसर ने निर्देश दिया। अगले ही क्षण सभी क्वेश्चन पेपर को निहार रहे थे। पर यह क्या, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं था तो सिर्फ एक वाइट पेपर पर एक ब्लैक स्पॉट। यह क्या है सर, इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, एक छात्र खड़ा होकर बोला। तो प्रोफेसर बोले, जो कुछ भी है आपके सामने है, आपको बस इसी का एक्सप्लेनेशन देना है, यानी कि इसी को एक्सप्लेन करना है और इस काम के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट है। और चलिए अब आप लोग शुरू हो जाइए। स्टूडेंट्स के पास कोई चारा नहीं था, वो अपने अपने आंसर लिखने बैठ गए। दोस्तों, जब समय समाप्त हुआ तो प्रोफेसर ने आंसर शीट कलेक्ट की और बारी बारी से उन्हें पढ़ने लगे। लगभग सभी ने ब्लैक स्पॉट को अपनी अपनी तरह से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उस स्पॉट के चारों ओर मौजूद व्हाइट स्पेस के बारे में बात नहीं की थी। प्रोफेसर बहुत गंभीर हुआ और गंभीर होते हुए बोला, इस टेस्ट पर आपके एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं इसके कोई मार्क्स देने वाला हूं। इस टेस्ट के पीछे मेरा एक ही मकसद है, मैं आपको जीवन की एक अद्भुत सच्चाई बताना चाहता हूं। देखिए, इस पूरे पेपर का 99% यानी कि 99% हिस्सा सफेद है, लेकिन आप में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं लिखा और आपने अपना 100% आंसर सिर्फ एक चीज को एक्सप्लेन करने में लगा दिया, जो मात्र 1% था। और यही बात हमारे लाइफ में भी देखने को मिलती है। समस्याएं हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होती हैं, लेकिन हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं पर लगा देते हैं। कोई दिन रात अपने लुक्स को लेकर परेशान रहता है, तो कोई अपने कैरियर को लेकर चिंता में डूबा रहता है, तो कोई और बस पैसों का रोना रोता रहता है। क्यों नहीं हम अपनी ब्लेसिंग को काउंट करके खुश होते हैं? क्यों नहीं हम पेट भर खाने के लिए भगवान को थैंक्स कहते हैं? क्यों नहीं हम अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए शुक्रगुजार होते हैं? क्यों नहीं हम लाइफ की उन 99% चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जो सचमुच हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं? तो चलिए आज से हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली लेना छोड़ दें और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें। तभी हम जिंदगी को सही मायने में जी पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी और इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर स्ट्रगल करते हैं, जबकि छोटी प्रॉब्लम होती है और हम उसे बड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं अपनी कहानी को समाप्त करने के बाद आपको इस सभा का समाप्त करने का आज्ञा चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि रिश्ते कम बनाइए लेकिन निभाइए उसे शिद्दत से। रिश्ते कम बनाइए लेकिन निभाइए उन्हें शिद्दत से। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। ऐ मेरे पाँव के छालो, जख्मों को साथ ही रखना, जमाना मुझसे मेरे सफर के निशान मांगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। 50वां एपिसोड में ख़त्म कर चुका हूँ। आज 51वां एपिसोड था।
मैं बोल रहा हूँ आपसे मुंबई से, और अब आज की सभा यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा या अनुमति चाहता हूँ। और कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।